हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एग्रोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं और वो है आपके सामने बीज, सीड के बारे में। आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि बीज से रिलेटेड या बीज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे आते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से बनता है। तो सबसे पहली बात कि बीज या सीड क्या होता है। तो बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड राइपन्ड ओव्यूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। परिपक्व निषेचित बीजांड जो है राइपन्ड ओव्यूल, जो भ्रूण, भ्रूणपोष व बीजावरण से मिलके बना होता है। और पौधे का कोई सा भी भाग जो बुआई के लिए अक्सर काम में लिया जाता है उसे अपन बीज ही कहते हैं। तो एक प्रकार से परिपक्व बीजांड जो होता है, राइपन्ड जो ओव्यूल है, वही आपका बीज या सीड के नाम से जाना जाता है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और यू कैन से द राइपन्ड ओव्यूल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार सीधा सा प्रश्न आता है सीड क्या है, तो परिपक्व बीजांड या राइपन्ड ओव्यूल होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड द सीड कोट विच इज अ वाइबल, और एनी प्लांट पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द सोइंग दैट इज आल्सो नोन एज द सीड। जो बुआई के लिए काम में लिया जाता है उसे अपन बीज के नाम से जानते हैं। तो बीज जो होता है एक परिपक्व बीजांड या राइपन्ड ओव्यूल है जो बुआई के लिए काम में लिया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है कि बीज की अपन संरचना देखते हैं। बीज की संरचना या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें किस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर होता है वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सीड कोट, जिसे अपन बीज आवरण कहते हैं, इस बीज आवरण को वह टेस्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ बीच वाला जो भाग है वह सीड लीफ या कोटाइलेडोन यानी बीज पत्र के नाम से जो है इसे अपन जानते हैं। देन यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वह रेडिकल कहलाता है, जो जड़ का निर्माण करने का कार्य करता है। देन ये वाला पोर्शन जो है आपका प्लूमूल के नाम से जाना जाता है, जो तने का निर्माण करने का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए बीज की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें बीज का सबसे बाहरी आवरण जो है टेस्टा के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर वाला भाग जो है कोटाइलेडोन या बीज पत्र होता है। एक साइड में रेडिकल होते हैं जहां से जड़ का निर्माण होता है, और साइड वाले पोर्शन जैसे प्लूमूल से जो है सूट या तने का निर्माण होता है। इसकी संरचना और अपन देखें तो इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके 3 मुख्य पार्ट्स हैं जो यहाँ पे अपन ने दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट एम्ब्रियो, पहला जो भाग होता है एम्ब्रियो, जिसे अपन भ्रूण के नाम से जानते हैं। दूसरा सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द एम्ब्रियो, जो दूसरा जो है न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना एम्ब्रियो के लिए, भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की सप्लाई करना। एंड तीसरा आता है इसमें सीड कोट, जिसे बीज आवरण कहते हैं। तो ये 3 भाग होते हैं। पहला पोर्शन जो है भ्रूण या एम्ब्रियो है, दूसरा है न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए, पोषक तत्व की सप्लाई करने के लिए एम्ब्रियो वाला भाग, और तीसरा जो आता है इसमें बीजावरण आता है। The embryo is an immature plant from which a new plant will grow under a proper condition। ये वह भाग है जिससे इमेच्योर प्लांट से नया प्लांट जो है बनाया जाता है, ग्रो करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। द एम्ब्रियो हैज एन वन कोटाइलेडोन, इसके अंदर एक कोटाइलेडोन या एक बीजपत्र होता है, और सीड लीफ इन अ मोनोकोटाइलेडोन। मोनोकोटाइलेडोन, मोनो का अर्थ होता है सिंगल, मोनो का अर्थ होता है सिंगल अर्थात एक, अर्थात मोनोकोटाइलेडोन अर्थात जिसके अंदर एक ही बीजपत्र होता है, एक ही कोटाइलेडोन होता है। Whereas in case of the 2 cotyledons in the almost all the dicotyledons, dicotyledons के अंदर 2 बीजपत्र होते हैं, 2 कोटाइलेडोन होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एंड देन 2 और मोर इन द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है कि मोनोकोटाइलेडोन्स और डाइकोटाइलेडोन्स होते हैं। उसमें सीधा सा वेरिएशन आता है कोटाइलेडोन्स के नंबर के ऊपर, एक में 1 होता है, एक में 2 होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। द रेडिकल, रेडिकल इज द एम्ब्रियोनिक रूट, वह जो होता है एम्ब्रियोनिक रूट जहां से जो है जड़ का निर्माण, रूट का फॉर्मेशन वहां से शुरू होता है। द प्लूमूल इज द एम्ब्रियोनिक सूट, ये एम्ब्रियोनिक सूट होता है जहां से तने का निर्माण जो होता है वह शुरू होता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द कोटाइलेडोन इज नोन एज द इपिकोटाइल। ऊपर वाला जो पोर्शन जो होता है जो बाहर निकलता है भूमि से, उसे अपन इपिकोटाइल कहते हैं। एंड देन द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट इज नोन एज द हाइपोकोटाइल। जो स्टेम के बिलो होता है या सोइल के अंदर रहता है वह हाइपोकोटाइल के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो बीज की जो संरचना होती है उसमें 2-4 शब्द काफी इंपॉर्टेंट है भाई। टेस्टा क्या है, एंड देन कोटाइलेडोन क्या है, प्लूमूल क्या है, रेडिकल क्या है, मोनोकोटाइलेडोन्स क्या है, डाइकोटाइलेडोन्स क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें देखते हैं कि अपन सीड्स की बात कर रहे हैं, और सीड्स की जो डिफरेंट जो क्लासेस हैं
डिफरेंट इसके जो क्लासेस हैं, इसके ग्रुप हैं, समूह हैं, वो 5 प्रकार के इसके बेसिकली समूह हैं जो प्रोडक्शन के आधार पर अपन देखें तो सबसे पहले आता है आपका न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड सेकंड नंबर पे आता है आपका ब्रीडर सीड, थर्ड नंबर पे आता है फाउंडेशन सीड, फोर्थ पे आता है रजिस्टर्ड सीड और फिफ्थ पे आता है सर्टिफाइड सीड। तो न्यूक्लियस सीड जिसे अपन मूल केंद्रक बीज के नाम से जानते हैं, यानी किसी भी सीड की जो फॉर्मेशन होती है या वो बनाया जाता है, सबसे पहले वो न्यूक्लियस सीड के नाम से जाना जाता है और जिसको प्लांट ब्रीडर जो है अपनी निगरानी के अंदर तैयार करता है। उस न्यूक्लियस सीड से जो है ब्रीडर सीड या अपन कहें कि प्रजनक बीज जो है तैयार किया जाता है और उसके ऊपर जो टैग होता है वह गोल्डन येलो कलर का टैग इसके ऊपर होता है। सुनहरे पीले रंग का जो टैग होता है उसके ऊपर दर्शाया जाता है ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज के ऊपर, जो एक प्रकार से अपन कहे कि न्यूक्लियस सीड्स की प्रोजेनी होती है। इस ब्रीडर सीड को वापस जो तैयार किया जाता है उसको फाउंडेशन सीड के अंदर तैयार किया जाता है और ये भी प्रोजेनी होती है कि इसकी ब्रीडर की प्रोजेनी होती है और इसके ऊपर जो टैग होता है वह व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग के टैग से इसको डिनोट किया जाता है। फिर फाउंडेशन सीड से जो क्लास प्राप्त होती है वो होती है आपकी रजिस्टर्ड सीड, जिसे अपन पंजीकृत बीज कहते हैं। पंजीकृत बीज कहते हैं और यह पंजीकृत बीज के ऊपर जो टैग होता है वह बैंगनी रंग का होता है, पर्पल रंग का होता है। और आपको यहाँ पे यह भी पता होना चाहिए रजिस्टर्ड जो सीड है यह इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। भारत के अंदर रजिस्टर्ड या पंजीकृत बीज की कोई श्रेणी नहीं होती है। भारत के अंदर सीधा जो है फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है और प्रमाणित बीज के ऊपर जो टैग होता है वो ब्लू कलर का, नीले रंग का टैग जो होता है उससे इसको दर्शाया जाता है, जो किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। यह फाउंडेशन की श्रेणी है जो भारत के अंदर सीधी सी डेवलप की जाती है। तो भारत के अंदर जो बीज की क्लासेस है, वैसे नॉर्मली सीड की जो क्लासेस है वह 5 है, लेकिन इंडिया के अंदर बात करें तो सीड की जो क्लासेस है वह 4 ही है। 4 ही श्रेणियां है जिसमें न्यूक्लियस सीड जिसे ब्रीडर सीड तैयार होता है, देन ब्रीडर से फाउंडेशन और फाउंडेशन से सीधा सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है और यही सर्टिफाइड सीड जो होता है किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है प्रमाणित बीज। तो यहां पे आपको सीधा सीधा यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि भाई न्यूक्लियस से ब्रीडर तैयार करेंगे, ब्रीडर से फाउंडेशन एंड फाउंडेशन से या तो रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड को सीधा तैयार किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें टैग काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अपन 1 बाय 1 इन क्लासेस के बारे में डिटेल से बात यहां पे करते हैं। सबसे पहले अपन न्यूक्लियस सीड के बारे में बात करेंगे, मूल केंद्रक की बीज के बारे में बात करेंगे। तो मूल केंद्रक बीज जो है बीज की सबसे पहली श्रेणी मानी गई है, क्लास मानी गई, जो आपको पता होना चाहिए। यह पादप प्रजनक द्वारा तैयार की जाती है, यानी प्लांट ब्रीडर जो होता है इसको तैयार करता है और इसके अंदर 100% आनुवांशिक शुद्धता, 100% जेनेटिक प्यूरिटी इसके अंदर पाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यानी सीड की सबसे पहले जो क्लास मानी गई है वह न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज माना गया है, जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें 100% जो है जेनेटिक प्यूरिटी पाई जाती है। इस न्यूक्लियस सीड से जो सीड तैयार होता है वह आपका कहलाता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड कहलाता है। तो एक प्रकार से कहें प्रजनक बीज जो है एक संतति है किसकी, मूल केंद्रक बीज की, यानी मूल केंद्रक बीज से जो है प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लियस सीड बाय द प्लांट ब्रीडर के द्वारा न्यूक्लियस बीज से इसको तैयार किया जाता है और इसमें भी 100% शुद्धता इसके अंदर पाई जाती है और इसके ऊपर सुनहरा पीले रंग का, सुनहरा ये टैग काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुनहरे पीले रंग का टैग जो होता है इस बीज के ऊपर इंडिकेट के रूप में इस रंग का, पीले रंग का टैग जो होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बीज की दूसरी क्लास है जो सुनहरे पीले रंग से डिनोट की जाती है और जो मूल केंद्रक बीज की संतति होती है, जो आपको पता होना चाहिए। इस मूल केंद्रक बीज से या इस प्रजनक बीज से जो बीज तैयार होता है वो होता है आपका आधार बीज। आधार बीज जिसे अपन फाउंडेशन सीड के नाम से जानते हैं या जिसे मदर सीड या मातृत्व बीज भी इसे अपन कहते हैं। तो ये जो है प्रजनक बीज की संतति होती है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रीडर सीड बाय द NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 99.5% जेनेटिक प्यूरिटी, 99.5% आनुवांशिक शुद्धता और 98% जो होती है फिजिकल प्यूरिटी यानी भौतिक शुद्धता इसके अंदर पाई जाती है। इसे सफेद रंग के टैग से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार का सफेद रंग का टैग जो होता है यह आधार बीज के ऊपर लगाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। NSC और SSC के द्वारा यह बीज तैयार होता है। सफेद रंग का टैग इसके ऊपर होता है। 99.5% जेनेटिक प्यूरिटी और 98% फिजिकल प्यूरिटी इसके अंदर पाई जाती है, जो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए और टैग वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है।
देन जो आपका फाउंडेशन सीड से जो सीड तैयार करते हैं वह आपका पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड सीड कहलाता है। और बेसिकली ये जो सीड है ये इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है इस प्रकार के बीज को उत्पादित नहीं करते, लेकिन विदेशों के अंदर जो है पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड भी प्रिपेयर किया जाता है फाउंडेशन से, जो आपको मालूम होना चाहिए। ये एक प्रकार की प्रोजेनी है फाउंडेशन सीड की। इसके ऊपर पर्पल कलर का टैग, इस रंग का टैग जो होता है, बैंगनी रंग का टैग जो है इसके ऊपर लगाया जाता है। बेसिकली आपको बैंगनी कलर यहां पे ध्यान रखना है, ऑरेंज वाला नहीं आएगा, आपका बैंगनी वाला काफी इंपॉर्टेंट है। दिस क्लास ऑफ सीड नॉट प्रोड्यूस इन इंडिया, ये क्लास, इस श्रेणी के जो बीज है भारत के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए जाते, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई पंजीकृत बीज है जो श्रेणी भारत के अंदर उत्पादित नहीं होते। भारत के अंदर सीधा जो फाउंडेशन सीड होता है, आधार बीज जो होता है, उससे सीधा प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड प्रिपेयर किया जाता है, और विदेशों के अंदर रजिस्टर्ड सीड से या पंजीकृत बीज से जो है प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड और यू कैन से द फाउंडेशन सीड एट द फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स फील्ड के ऊपर जो है एनएससी या एसएससी के सुपरविजन के अंदर तैयार इसको किया जाता है, जिसमें जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता जो होती है 99% होती है। इस पर अजर ब्लू कलर का टैग होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टैग है जो आपको पता होना चाहिए, जो डिनोट करता है सर्टिफाइड सीड को। दिस सीड अवेलेबल फॉर द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्मर्स के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि फार्मर्स के लिए कौन से बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो सर्टिफाइड सीड करवाए जाते हैं, जिस पर इस प्रकार का ब्लू कलर का टैग जो है लगाया जाता है। ये किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया जाता है, प्रमाणित बीज जो है किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, जिस पर नीले रंग का टैग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रमाणीकरण संस्थाएं जो है किसानों के खेत पर ही इस बीज को तैयार करती है, जिसमें आनुवंशिक शुद्धता जो होती है, जेनेटिक प्योरिटी जो होती है 99% के आसपास पाई जाती है। यह आधार और प्रमाणित पंजीकृत बीज द्वारा तैयार किया जाता है, यानी यह बीज की श्रेणी की सीड क्लास की सबसे आखिरी क्लास होती है जो किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो अपन ने जो यहाँ पे क्लासेस देखी है, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन अगर इंडिया की बात करें, भारत की अगर बात करें, तो यहाँ पे 4 क्लासेस है, लेकिन अगर अपन अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां पे सीड की जो है 5 क्लासेस जो है वो होती है। भारत के अंदर जो 4 क्लासेस है, इसमें सबसे पहला आपका न्यूक्लियस सीड है। न्यूक्लियस सीड से जो अपन तैयार करेंगे वो आपका ब्रीडर सीड है, और ब्रीडर सीड से जो अपन तैयार करेंगे वो आपका दैट इज फाउंडेशन सीड है, और फाउंडेशन सीड से जो अपन तैयार करेंगे वो आपका सर्टिफाइड सीड है। ये जो है इंडिया के अंदर फॉलो होती है, और दूसरे देशों के अंदर जो है यहाँ पे फाउंडेशन और सर्टिफाइड के बीच में एक और क्लास होती है जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड, जो इंडिया के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जाता है। जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि भाई सीड की क्लासेस कौन कौन सी है और उनके ऊपर कौन कौन से कलर का टैग होता है, जो भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। ब्रीडर के ऊपर जो होता है गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। देन फाउंडेशन के ऊपर अपन बात करें तो इस पे जो आपका टैग होता है वो एक प्रकार से अपन कहें कि व्हाइट कलर का टैग होता है, रजिस्टर्ड पर पर्पल कलर का होता है, सर्टिफाइड पर जो होता है आपका ब्लू कलर का टैग होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन बढ़ते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड या TFL कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये होते क्या है? TFL सीड क्या होते हैं? तो TFL यानी प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, किसानों द्वारा तैयार किया हुआ बीज, किसानों द्वारा तैयार किया हुआ बीज ही TFL के नाम से जाना जाता है। यह क्वालिटी सीड होता है, यानी कि इसमें गुणवत्ता युक्त बीज होता है, यानी ये भरपूर गुणवत्ता इसके अंदर क्वालिटी पाई जाती है, लेकिन ये किसानों के द्वारा तैयार होता है। नॉट सर्टिफाइड, प्रमाणित नहीं है, यह बीज जो होता है प्रमाणित नहीं होता है, अर्थात किसान खुद तैयार करता है, प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इस पर जो टैग होता है वह ओपेल ग्रीन रंग का होता है। ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो TFL सीड जो है किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा तैयार नहीं होता है, यह बीज जो होता है किसानों के द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है वह TFL के अंदर आता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसपे ओपेल ग्रीन रंग का टैग होता है, उसे अपन TFL सीड के नाम से जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। बीज गुणन अनुपात जो होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो जो होता है, फसलों का कितना क्या होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप्स मैंने दे रखी है कि कौन सी क्रॉप का सीड मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर अपन बात करें पोटैटो की, आलू की बात करें, तो आलू का जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो 1:4 होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा ग्राउंडनट की बात करें, मूंगफली की बात करें, तो 1:8 होता है इसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, यानी एक बीज से 8 बीज उत्पादित
उत्पादित होते हैं, इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है। ग्राम की बात करें, चना की बात करें तो इसका सीड मल्टीप्लिकेशन 1:10 होता है। देन सोयाबीन की बात करें तो इसका 1:16 होता है, 16 होता है। देन गेहूं की बात करें तो 1:20 1:20 होता है। देन मूंग, उर्द, मोठबीन, काउपी की बात करें तो 1:40 1:40 होता है। कॉटन, लिनसीड और सनफ्लावर की बात करें अपन यहाँ पे तो दैट इज द कपास और लिनसीड, अलसी और सनफ्लावर, सूरजमुखी की बात करें तो इसका 1:50 होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। देन अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें राइस एंड मेज की बात करें, चावल और मक्का में 1:80 to 100 के बीच में होता है। सोरगम, अरहर, मस्टर्ड एंड ओकरा, ज्वार, अरहर, देन सरसों एंड भिंडी का 1:100 होता है। देन बाजरा एंड कुकुम्बर का 1:200 होता है। टोमेटो, टमाटर का जो होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:400 होता है। कोल क्रॉप्स जिसमें आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी ये आती है, उसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:433 होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्रॉप का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही दी हुई है, लेकिन फिर भी अपन एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी एक सीड से कितने सीड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उसी को सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो के नाम से जानते हैं, किस क्रॉप का कितना होता है। तो पोटैटो का केस काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। ग्राउंडनट का केस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्राम का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हीट का केस आपका इंपॉर्टेंट है, ये मोठबीन वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉटन वाला केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन राइस एंड सोरगम वाला केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन बाजरे वाला केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड और अरहर वाला केस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और टोमेटो वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको याद होने ही चाहिए कि इन क्रॉप में एक सीड से कितने सीड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है, और इसमें आपको आंसर देना है। देन नेक्स्ट वन, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आता है उन्नत बीज के गुण। जो इंप्रूव्ड सीड होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आपको यहां पे देखने। तो इंप्रूव्ड सीड के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखा जाता है उसकी आनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, यानी जेनेटिकली वह कितना प्योर है। जेनेटिक प्योरिटी डिनोट करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार का कि उसका जो जीन लेवल है, सीक्वेंसिंग है, उसका एक सिमिलर ट्रेंड उसके अंदर पाया जाता है। पर्टिकुलर वेराइटी के अंदर उसके प्लांट जो होते हैं सिमिलर हाइट, सिमिलर कलर, सिमिलर जो है सीड वेट के होते हैं, वो जेनेटिक प्योरिटी को दर्शाता है उसकी। तो इसमें जो अशुद्धता जो होती है 0.5% से अधिक नहीं होने चाहिए। इंप्योरिटी जो होती है जेनेटिक प्योरिटी वो 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जेनेटिक प्योरिटी फॉर द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज जो होता है उसके लिए जो आपकी संकर जो किस्में हैं उसके अंदर आपकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो 95%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो संकर जो बीज उत्पादन किया जा रहा है उसकी जो प्रमाणित जो बीज है उसमें जेनेटिक प्योरिटी या आनुवंशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, तो 95% होनी चाहिए। और यही बात अपन कंपोजिट वेराइटी के लिए करें, सर्टिफाइड के लिए, तो वह 98% उसके अंदर जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर या आपके माइंड के अंदर आ सकता है कि जेनेटिक प्योरिटी 0.5% से कम नहीं होनी चाहिए या इससे ज्यादा जेनेटिक प्योरिटी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो आप 99 के आसपास घूमोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड के केस में जेनेटिक प्योरिटी जो है 95% होगी तो भी चलेगा, और कंपोजिट के अंदर 98% होगी तो भी चलेगा। ये एक स्टैंडर्ड है जो मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, जो आपको पता होना चाहिए। देन भौतिक अशुद्धता की बात करें, फिजिकल प्योरिटी की बात करें, तो यानी फिजिकली वो कितना प्योर है, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है या किसी और क्रॉप का सीड तो नहीं है, वही फिजिकल प्योरिटी को इंडिकेट करता है। और ये अशुद्धता या इंप्योरिटी जो है 1 to 2% तक हो सकती है। और इसमें जो है आपको एक शब्द और आता है जो आपको पता होना चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं डोकेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोकेज के नाम से जानते हैं कि भाई डोकेज क्या होते हैं। तो डोकेज का अर्थ होता है कटिंग ग्रेन्स जो होते हैं, बीज के जो टुकड़े जो होते हैं, बीज के जो टुकड़े होते हैं उसी को जो है अपन डोकेज कहते हैं। और ये भी जो है फिजिकल इंप्योरिटी कोज करता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो भाई डोकेज क्या होता है? तो डोकेज जो होता है बीजों के जो टुकड़े हो जाते हैं, उसके जो कटिंग्स हो जाते हैं, उसको डोकेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उसमें अगर कंकड़ पत्थर और ये सारी चीजें थे तो उसे अपन इनर्ट मटेरियल के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो होता है इनर्ट मटेरियल जो होता है ये भी भौतिक अशुद्धता कोज करता है, और डोकेज होता है ये भी भौतिक अशुद्धता या फिजिकल इंप्योरिटी कोज करता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन थर्ड वन जो कैरेक्टर है उच्च बीज ओज, उसका विगर जो है सीड का वो हाई होना चाहिए ताकि वो कभी भी जर्मिनेट हो सके, वही इंप्रूव्ड सीड माना जाएगा। देन नेक्स्ट वन इसमें अपन बढ़ते हैं
उच्च अंकुरण क्षमता उसकी होनी चाहिए, हायर जर्मिनेशन परसेंट उसका होना चाहिए। तो अगर अपन क्रॉप का देखें, जैसे मक्का का सबसे ज्यादा जर्मिनेशन परसेंट सबसे अधिक पाया जाता है, 90% इसमें जर्मिनेशन होता है, हाईएस्ट होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देन गेहूं, जो चना, वीट, बार्ली, चिकपी की बात करें तो इसमें 85% जर्मिनेशन पाया जाता है। देन चावल, ज्वार, तिल, बरसीम, रिचका की बात करें इसमें 80% जर्मिनेशन पाया जाता है। देन बाजरा, मूंग, उड़द, मोट, अरहर, चौला की बात करें तो इसमें 75% जर्मिनेशन पाया जाता है। देन मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार में 70% और कपास और भिंडी के अंदर सबसे कम मान सकते हैं अपन 65% जर्मिनेशन जो है परसेंटेज होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, नमी की मात्रा। भाई सीड के अंदर जो है मॉइस्चर कंटेंट कितना रहना चाहिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड की जो है क्वालिटी को ये सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करता है। तो बीजों को भंडारित करते समय नमी जो है नॉर्मली 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन यही से आता है कि नॉर्मल नमी या मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, अराउंड 10% के आसपास होना चाहिए। चावल की बात करें, राइस की बात करें, इस केस में मॉइस्चर कंटेंट जो है 12% तक चल सकता है। देन दालों की बात करें, पल्सेस की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 8 to 10% के आसपास होना चाहिए। और खाद्यान्न की बात करें, सीरियल्स की या फूड ग्रेन्स की बात करें तो इसमें 10% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट रख सकते हैं। देन बीजीए, सीड, स्पाइसेस और ऑयल सीड की बात करें तो 6 to 8% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। लेकिन आपके जो है 8% कम से 8% से कम भी मॉइस्चर होता है तो भी एक इंसेक्ट का डैमेज जो है सीड के अंदर हो सकता है। और वो इंसेक्ट कौन सा है, खपरा भृंग, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ये आपको याद रखना है, एंटोमोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि 8% से कम नमी होने पर भी कौन सा कीड़ा जो है बीज को, सीड को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह खपरा भृंग है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सीड शुड बी स्टोर्ड एट द 8 to 10% मॉइस्चर कंटेंट, 8 से 10% मॉइस्चर कंटेंट पे उनको स्टोर करना चाहिए। बिलो 8% मॉइस्चर कंटेंट, नो स्टोरेज पेस्ट डैमेज द सीड्स एक्सेप्ट द खपरा बीटल। खपरा बीटल जो है डैमेज करता है, जिसको साइंटिफिकली ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट पेस्ट है जो लेस देन 8% मॉइस्चर कंटेंट पर भी ग्रेन को या सीड को डैमेज करता है, दैट इज द खपरा बीटल, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन इसमें अपन नेक्स्ट वन आगे इसमें देखते हैं कि बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान यानी रियल वैल्यू जो है वह कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो रियल वैल्यू है मोर देन 75% से ऊपर होनी चाहिए। और रियल वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जर्मिनेशन परसेंट, अंकुरण प्रतिशत इनटू प्यूरिटी परसेंटेज। प्यूरिटी यानी उसका शुद्धता प्रतिशत डिवाइडेड बाय द 100 से इसको डिवाइड करके इसको निकाला जाता है। और ये हमेशा जो है 75% से ज्यादा होना चाहिए। और रियल वैल्यू इज आल्सो नोन एज द यूटिलिटी परसेंट ऑफ द सीड, बीज की उपयोगिता मान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो 75% से अबव होनी चाहिए। देन आता है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। ये जब सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं, बीज उत्पादन की बात करते हैं, तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर किसी क्रॉप का सीड को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां पे आसपास के जो फील्ड है उसमें वो पर्टिकुलर क्रॉप जो है आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होगी तो उसमें जो है मिश्रण होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो यानी आसपास कितने मीटर तक जो है दूसरा फील्ड उस क्रॉप का नहीं होना चाहिए, उसे ही अपन आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से, पृथक्करण दूरी के नाम से जानते हैं। बीजों के उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य रखी गई दूरी पृथक्करण दूरी के नाम से जानी जाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेराइटीज ऑफ द सेम क्रॉप फॉर मेंटेनिंग द जेनेटिक एंड द फिजिकल प्यूरिटी ऑफ द हाइब्रिड सीड दैट इज नोन एज द आइसोलेशन डिस्टेंस। अब कौन सी क्रॉप के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपको ध्यान रखनी है, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप की ही दे रखी है, जो आपको पता होना चाहिए। गेहूं, जौ, चावल, जई, मूंगफली, सोयाबीन की बात करते हैं। और आपको पता है ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये आपकी स्वपरागित है, स्वपरागित अर्थात सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और सेल्फ पॉलिनेटेड के केस में अगर अपन बात करें तो आधार बीज और फाउंडेशन सीड की बात करें तो इस केस में 3 मीटर की आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। प्रमाणित बीज की बात करें सर्टिफाइड के लिए भी यह
3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस जो है स्वपरागित इन फसलों के केस में रखते हैं, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। अपन बात करें आलू या पोटैटो की, इसमें 5 मीटर जो है फाउंडेशन के लिए और 5 मीटर ही जो है सर्टिफाइड के लिए इस केस में रखी जाती है। देन अपन बात करें उड़द, मूंग, खेसारी, चना या फील्ड पी की बात करें तो इस केस में 10 मीटर जो है आपकी फाउंडेशन की रखते हैं और सर्टिफाइड की जो है वो आपकी 5 मीटर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ क्रॉप में क्या होता है, फाउंडेशन की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है किसी क्रॉप की, उसकी जस्ट आधी होती है सर्टिफाइड के लिए। तो यहां से आप देख सकते हो आपके उड़द, मूंग, खेसारी, चना और फील्ड पी में 10 मीटर फाउंडेशन के लिए, उसकी आधी सर्टिफाइड में जो है 5 मीटर रखी जाती है। देन ग्वार, राजमा, चौला, अलसी, टमाटर की बात करें तो इस केस में फाउंडेशन के लिए 50 मीटर और प्रमाणित के लिए 25 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। शंकर कपास की बात करें, हाइब्रिड कॉटन की बात करें तो इस केस में फाउंडेशन के लिए 50 मीटर और आपका सर्टिफाइड के लिए 30 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। ज्वार, अरहर, बैंगन की बात करें तो 200 मीटर जो है फाउंडेशन सीड के लिए और 100 मीटर जो है सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। मस्टर्ड, सरसों, कुसुम, सूरजमुखी के लिए 400 मीटर जो है फाउंडेशन के लिए और 200 मीटर जो है वह सर्टिफाइड के लिए रखी जाती है। तो वैसे ये आइसोलेशन डिस्टेंस जो है एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और इस स्लाइड में किस किस की आइसोलेशन डिस्टेंस जो आपको पता होनी ही चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये स्वपरागित वाला जो केस है इन क्रॉप का अंदर आपको पता होना चाहिए। देन आलू वाला केस आपसे एग्जाम पूछा जाता है। देन चना, चिकपी का जो केस है, ग्राम का केस एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन टोमेटो, टमाटर का केस भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। कपास का केस भी आपके एग्जाम के अंदर इसका आ सकता है। देन अपन इसमें बात करें आपके सरसों और मस्टर्ड का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप का, जिसमें आती है मक्का। मक्का, मेज का आइसोलेशन डिस्टेंस अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और मेज में भी अपन बात करें ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज की बात करें या अपन हाइब्रिड्स की बात करें तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि फाउंडेशन के लिए 400 मीटर है और सर्टिफाइड के लिए 200 मीटर है। अब यहां पे एक वेरिएशन आ सकता है, आपको पूछ ले भाई कि संकुल मक्का, संकुल मक्का के केस में जो होगी आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होगी। कंपोजिट के केस में, कंपोजिट मेज के केस में जो ये आइसोलेशन डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो उस केस में जो सर्टिफाइड के लिए लेते हैं, प्रमाणित के लिए लेते हैं, वह 100 मीटर ली जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। और आधार के लिए, फाउंडेशन के लिए 200 मीटर लेते हैं। और ये 100 मीटर वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है कि भाई मेज के केस में, कंपोजिट मेज के केस में सर्टिफाइड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है। ध्यान रखना, मेज, कंपोजिट मेज के लिए सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड प्रमाणित बीज के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर होगी, जो एग्जामों में पूछा हुआ है। देन अपन ओकरा, चिल्ली और क्राइसेंथेमम, मेरीगोल्ड के लिए भी 400 फाउंडेशन और 200 जो है सर्टिफाइड के लिए लेंगे। देन बाजरा और पर्ल मिलेट की बात करें तो फाउंडेशन के लिए 1000 और सर्टिफाइड के लिए 200। इसमें काफी वेरिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। देन कुकर बीट्स की बात करें तो फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 600 मीटर ली जाती है। देन प्याज और गाजर की बात करें तो फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 800 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम और चुकंदर की बात करें तो 1600 मीटर जो है फाउंडेशन की डिस्टेंस और 1000 मीटर जो है सर्टिफाइड की डिस्टेंस रखी जाती है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो सबसे पहला बनता है मेज वाला। मक्का में भी सबसे पहले ओपन पॉलिनेटेड और हाइब्रिड का ये केस जो 400-200 का है, और दूसरा जो है सर्टिफाइड के लिए जो आपका संकुल जो किसमें कंपोजिट के लिए 100 मीटर का, ये आपको पता होना चाहिए। देन बाजरे वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, कुकर बीट्स का केस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, प्याज, गाजर और ये सारे केसेस। यहां पे देखो आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन एग्जाम में आना कंफर्म है। मोस्टली एग्जाम के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण से क्वेश्चन आता है, जो आपको करना है और ये आपको ध्यान रखने, इवन सीड मल्टीप्लिकेशन में जो आपको इंपॉर्टेंट बताएं वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। देन द नेक्स्ट वन आता है बीजों का परीक्षण। सीड की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है बीजों की जीवितता है तो उनकी वायबिलिटी के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट आता है वह आता है टेट्राजोलियम टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बेसिकली कई बार ये पूछ लेते हैं टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो बीजों की जीवितता पता करने के लिए, सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए जो है टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है।
इसमें 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज होता है, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज काम में लिया जाता है। इसमें परीक्षण किए गए बीजों का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है, वो फॉर्मेजिन के कारण होता है जो इसकी जीवितता को दर्शाता है। तो इट इज आल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल टेस्ट, इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। सीड्स आर द सोक्ड इन द 0.5 to 2% सॉल्यूशन ऑफ द 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के अंदर सीड को सोकिंग इसके अंदर की जाती है। दे वाइबल और लिविंग सीड्स आर टेक अ ब्राइट कलर, उनमें ब्राइट कलर आ जाता है और मोर इन एम्ब्रियो के अंदर ये ब्राइट कलर आपको ज्यादा दिखाई देता है, यानी सीड जो है वाइबल होता है। तो टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है, ये बेसिकली सीड की वाइबिलिटी के लिए किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट जो है ये भी सीड की जो है वाइबिलिटी के लिए, बीजों की जीवितता के लिए करते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट द वेदर द सीड आर द वाइबल। बीज जीवितता के लिए, बीज जीवित है या नहीं है इसका पता करने के लिए यह किया जाता है। इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेड सीड इंक्रीज द डिस्कलरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो डिस्कलरेशन होगा वो बताएगा कि बीज सबसे ज्यादा जो है अपन कहें कि वह डेड सीड है, मृत बीज है, वाइबल नहीं है, वो इंडिकेट यहां पे करता है। देन द इंडिगो कार्माइन मेथड से द्वारा भी जो है बीजों की जीवितता को पता किया जाता है। पोर्शन ऑफ द डेड सीड इज डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ द स्टैंड। कितने बीज जो है इस कार्माइन से जो स्टेन हो चुके हैं, रंजित हो चुके हैं, वो बताते हैं कि ये बीज जीवित है या नहीं है। गोर्डेक्स टेस्ट भी जो होता है, गोर्डेक्स परीक्षण ये भी जो होता है बीजों की जीवितता हेतु किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। ये भी सीड वाइबिलिटी के लिए किया जाता है। इट इज अ सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर एंड इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ द ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन अ पाउडर फॉर्म ट्राइजोलियम फोर्ड्राइड जो है इसको काम में लेते हैं। और गोर्डेक्स परीक्षण जो होता है ये भी बीजों की जीवितता के लिए करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बीजों की जीवितता के लिए इंपॉर्टेंट है वो टेट्राजोलियम वाला परीक्षण है, जो आपको पता होना चाहिए। और सेकंड वन जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो गोर्डेक्स वाला आता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो भी बीजों की जीवितता के लिए किया जाता है। अदर कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं, तो इसमें सबसे ऊपर आता है विगर टेस्ट। इसके विगर को टेस्ट करने के लिए ये नॉर्मली कॉर्न के अंदर, मक्का के अंदर किया जाता है, कोल टेस्ट करते हैं। ग्रो आउट टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है कि बीजों की बुआई करके, सोइंग करके पता करते हैं कि भाई उसकी प्यूरिटी कैसी है। और मोस्टली कौन सी प्यूरिटी के लिए करते हैं, जेनेटिक प्यूरिटी के लिए। यही एग्जाम में आता है कि ग्रो आउट टेस्ट, GOT के नाम से भी जानते हैं, GOT ग्रो आउट टेस्ट जो है किसके लिए करते हैं, तो जेनेटिक प्यूरिटी का पता करने के लिए जो है ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। देन द जर्मिनेशन टेस्ट यानी अंकुरण परीक्षण, यानी बीजों का अंकुरण प्रतिशत कितना है उसका पता करने के लिए अंकुरण परीक्षण किया जाता है। और इसके लिए वर्किंग सैंपल जो है उसका वजन 25 ग्राम होना चाहिए। और मिनिमम जो बीज इसमें लिए जाते हैं वह 400 बीजों का जो है अंकुरण परीक्षण किया जाता है, यानी बीजों को बुआई करके देखा जाता है कि कितने बीज अंकुरित हुए हैं और कितने नहीं हुए। उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है कि उस फसल का अंकुरण परसेंटेज कितना होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो ग्रो आउट टेस्ट है, जो फसल की या उस बीज की आनुवांशिक शुद्धता या जेनेटिक प्यूरिटी के लिए किया जाता है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। सीड डोरमेंसी, बीजों के अंदर डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था। डोरमेंसी इट मींस द इनएक्टिव पीरियड यानी निष्क्रिय समयावधि, यानी जो बीज जो होता है कितने समय के लिए, या अपन कहें कि उसका जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके अंदर वह बीज जो होता है निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, वह अंकुरित नहीं हो पाता है, उसे ही अपन डोरमेंसी के नाम से जानते हैं। और बीजों के अंदर नॉर्मली जो डोरमेंसी होती है वह तीन प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, जिसमें पहला आता है प्राथमिक सुसुप्तावस्था या जिसे बोलते हैं इननेट डोरमेंसी। इननेट यानी जिसमें पहले से ये उपस्थित हो, यानी ये पेरेंटल हो सकती है, पैतृक हो सकती है। और पेरेंटल यानी कि ये किसके कारण से होती है, जेनेटिकली कंट्रोल होती है, यानी आनुवांशिक कारकों के कारण से होती है। आनुवांशिक कारकों के कारण से जो है यह डोरमेंसी जो है बीजों के अंदर पाई जाती है, पहले से इसके अंदर उपस्थित होती है। यह बीज कवच की कठोर, भ्रूण के अल्प विकास, प्रकाश अस्वस्थता या रासायनिक कारणों से भी हो सकती है, लेकिन इसमें आनुवांशिक कारण या जेनेटिक कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो इननेट डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। देन द नेक्स्ट वन जो आती है, इसमें आती है द्वितीय सुसुप्तावस्था या इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड जियो यानी कि कोज की जा सकती है, इंड्यूस की जा सकती है ड्यू टू द सडन फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक द वाटर लॉगिंग के कारण, जलाक्रांति के कारण जो डोरमेंसी उत्पन्न होती है उसे अपन इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहेंगे। ये एक प्रकार की प्रेरित होती है, इंड्यूस्ड डोरमेंसी होती है सामान्य परिस्थितियों के अभाव में। जब सामान्य परिस्थितियां नहीं मिलती है तो उस केस में जो है सीड जो होता है डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, उसे अपन इंड्यूस कहेंगे। असामान्य स्थिति में बीज जो होता है असुसुप्त अवस्था के अंदर प्राप्त कर लेता है। थर्ड प्रकार की जो डोरमेंसी होती है उसे बलकृत सुसुप्त अवस्था या इन्फोर्स डोरमेंसी के नाम से जानते हैं, जो अब डीपर सोइंग कर देते हैं, बीज की गहरी बुआई कर देते हैं। ज्यादा गहरी बुआई करने पर वह बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार की डोरमेंसी को इन्फोर्स डोरमेंसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सुसुप्त अवस्था में बीजों के मर्दा में अधिक गहराई में चले जाने के कारण यह होती है। और भी कारण है इसके अंदर प्रतिकूल तापक्रम, प्रकाश का पूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या मर्दा का अधिक बार होना भी इसके ऊपर कारण हो सकते हैं। जैसे ये बीज मर्दा के ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अंकुरण योग्य हो सकते हैं। बलकृत सुसुप्त अवस्था अधिकांश खरपतवारों के बीजों के अंदर, वीड्स के अंदर जो मैक्सिमम जो डोरमेंसी पाई जाती है वह आपकी एक प्रकार की इन्फोर्स डोरमेंसी होती है, जो आपको पता होना चाहिए, जो डीपर लेयर में प्लेसमेंट की वजह से होती है। अब ये तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी किसमें होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर अक्सर आता है कि तीनों ही प्रकार की इननेट डोरमेंसी, इंड्यूस्ड डोरमेंसी और इन्फोर्स डोरमेंसी जो होती है ये किसके अंदर पाई जाती है, तो यह जंगली जई के अंदर, एवेना फेटुआ के अंदर पाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। और ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था किसके बीजों के अंदर पाई जाती है, तो एवेना फेटुआ जंगली जई के बीजों के अंदर तीनों ही प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है। देन आता है इसमें नेक्स्ट सुसुप्त अवस्था तोड़ने के उपाय। सुसुप्त अवस्था किस प्रकार से अपन तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें सबसे पहले आता है फिजिकल मेथड्स या भौतिक उपाय। इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले आता है स्केरिफिकेशन यानी बीजों को खुरचना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद रखनी, खुरचना सबसे अच्छा। स्केरिफिकेशन आपको याद रखना है, यानी बीज के आवरण को ढीला किया जाता है, खुरचा जाता है ताकि उसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सके। एनी ट्रीटमेंट में बी फिजिकल और केमिकल दैट वीकन और सॉफ्टन द सीड कोड इज नोन एज द स्केरिफिकेशन। दिस मेथड इज मोर एप्लीकेबल टू द मालवेसी एंड द लेग्यूमिनेसी। मालवेसी और लेग्यूमिनेसी कुल के जो बीज होते हैं उनकी सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीजों को खुरचा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि उसकी सुसुप्त अवस्था को दूर किया जा सके। तो इसको खुरचने के लिए अपन अम्लों को भी काम में लेते हैं, केमिकल को भी काम में लेते हैं, अम्ल द्वारा भी स्केरिफिकेशन करते हैं, खुरचा जाता है। तो इसमें जो अम्ल जो काम में लिया जाता है नॉर्मली H2SO4, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अम्ल जो होता है वह बीजों को खुरचने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए या स्केरिफाई करने के लिए काम में लेते हैं। H2SO4 लेते हैं, 100 ml पर kg ऑफ सीड लेते हैं, उसको 2-3 मिनट के लिए ट्रीटमेंट देते हैं ताकि डोरमेंसी को जो है ब्रेक किया जा सके, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्री क्रॉप जो होती है, जितने भी आपके वृक्ष हैं, उस केस में डोरमेंसी को तोड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। रोज के बीज, गुलाब के बीज के लिए भी इसको काम में लिया जाता है H2SO4 को, जो आपको पता होना चाहिए, जो डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। तो H2SO4 के द्वारा भी जो है स्केरिफिकेशन किया जा सकता है, उसके सीड कोड को जो है ढीला किया जा सकता है। देन आता है मैकेनिकल स्केरिफिकेशन, यांत्रिक तरीका, यानी यांत्रिक तरीके से उस बीज के ऊपर के आवरण को वहां से ढीला करना। सीड्स आर द रब्ड और द सैंड पेपर और विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल स्केरिफायर और द पंक्चरिंग ऑन द सीड कोड, यानी सीड कोड के ऊपर छेद करके या हाथों से मसल करके या किसी यंत्र के द्वारा उसके ऊपरी भाग को जो ढीला जो किया जाता है उसे मैकेनिकल स्केरिफिकेशन कहते हैं। यह बीटर गोर्ड के अंदर किया जाता है और इसमें 2:1 के साथ जो है सैंड के साथ, मिड रेत के साथ जो है उसको खुरचा जाता है और उसके बीज आवरण को जो है ढीला या हटाया जाता है, जिसके कारण उसकी सुसुप्त अवस्था टूट सकती है। तो पहला जो प्रैक्टिस जो आता है वह आपका स्केरिफिकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बीजों को खुरचना उसकी सुसुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए। दूसरी स्टेप आती है स्ट्रेटिफिकेशन। ये स्केरिफिकेशन अलग टर्म है, स्ट्रेटिफिकेशन अलग है। स्थिरीकरण, स्थिरीकरण के अंदर क्या करेंगे, व्हेन द सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू द एम्ब्रियो फैक्टर, जब भ्रूण के कारण जो है डोरमेंसी होती है तब उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन या स्थिरीकरण किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, कोल्ड स्टेरिफिकेशन यानी ठंडा उपचार उसको दिया जाता है। बीज को जो है लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको दिए जाते हैं, जिसके कारण उसके जो है डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सके। इंक्यूबेट द सीड एट द लोअर टेम्परेचर
और लो टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अपन बीजों को रखेंगे, उसको अपन स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानेंगे। मॉइस्ट कंडीशन के अंदर उसको 2 से 3 दिनों के लिए रखा जाएगा और इसमें जो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सीड, सीड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। चेरी के जो बीज होते हैं, चेरी के जो बीज होते हैं या ऑयल पाम के जो बीज होते हैं, उनमें डोरमेंसी तोड़ने के लिए 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उनके बीजों को रखने की प्रक्रिया ही आपके स्ट्रेटिफिकेशन या बीज स्थिरीकरण के नाम से जानी जाती है। दूसरा आता है वार्म, यानी गर्म उपचार देना, यानी अधिक तापमान पर, और अधिक तापमान जो माना गया है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उस पे बीजों को ट्रीट करते हैं। और ये किस में करते हैं, पेडी के अंदर, जो चावल के अंदर बीज अगर सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं तो उस केस में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको गर्म किया जाता है और उसको जो है उसकी डोरमेंसी को तोड़ा जाता है। इन केस ऑफ द ऑयल पाम इट रिक्वायर्स, द ऑयल पाम के केस में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 2 महीने के लिए दिया जाता है और डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड शुड बी नॉट, मॉइस्चर कंटेंट जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 प्रकार की टर्म आई है। सबसे पहले आया स्केरिफिकेशन, जिसमें अपन बीज के आवरण को जो है ढीला कर रहे हैं, हटा रहे हैं ताकि उसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ सके। दूसरा आया स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें लो टेम्परेचर यानी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना या हायर टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी अपन सुसुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं, उसे ही अपन स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी से उपचार करना। गर्म पानी से उपचार करके भी बीजों की जो है डोरमेंसी को अपन तोड़ सकते हैं। इट इज इफेक्टिव इन केस ऑफ द लेग्यूमिनेसी ट्री। लेग्यूमिनेसी जो कुल के जो वृक्ष होते हैं उन केस में जो इस प्रकार की जाती है। द सीड शुड बी सोक्ड इन द बॉइल्ड वाटर, 1 से 5 मिनट के लिए उनको रखा जाता है। सम क्रॉप्स लाइक द बंगाल ग्राम, जैसे आपका चना हो गया, मूंगफली हो गया, इनको हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है 1 मिनट के लिए, जो इंजूरियस भी हो सकता है। तो यानी गर्म पानी से उपचार करके भी उसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है प्रोमोटर और इनिबिटर कॉन्सेप्ट, यानी जो एक प्रकार से कहे कि सुसुप्तावस्था को बढ़ावा देता है या फिर उसको रोकने का काम करता है, वो ऐसे कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ द जर्मिनेशन द प्रमोटर्स एंड इनिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड शुड बी इन अ बैलेंस्ड मैनर। बीज के अंदर जो होता है सुसुप्तावस्था को बढ़ावा देने वाले और रोकने वाले जो कारक होते हैं एक निर्धारित बैलेंस फॉर्म के अंदर रहते हैं। जिब्रेलिक अम्ल जो होता है, जिब्रेलिक अम्ल हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड रिजर्व मटेरियल टू एक्टिवेट द साइट ऑफ द मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काम में लेते हैं। तो जिब्रेलिक अम्ल जो होता है एक प्रकार से डोरमेंसी ब्रेकर होता है। क्या होता है, डोरमेंसी ब्रेकर होता है। सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए जो है जिब्रेलिक अम्ल को, अगर आपको हार्मोन्स के अंदर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो डोरमेंसी को ब्रेक करेगा या सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए, सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो उस केस में आपका आंसर आना चाहिए जिब्रेलिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है, जो आपको पता होना चाहिए। साइटोकाइनेसिस इज अ नेचुरल इंडोजिनस हार्मोन विच कंट्रोल द जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन को कंट्रोल करता है, अंकुरन को, थ्रू द डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को रोक के जो है इसके जर्मिनेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड यानी एबीए जो होता है एक प्रकार से कहे कि इट इज ए इनिबिटर दैट कैन प्रिवेंट द जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन को रोकता है। एबीए जो होता है अंकुरण को, अंकुरण जो है नहीं होने देता है, नहीं होने देता है, अर्थात सीधा सा अर्थ है यह डोरमेंसी को प्रमोट करता है। और जिब्रेलिक एसिड जो होता है डोरमेंसी को जो है अपन कहें कि एक प्रकार से इनिबिट करता है, यानी उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है। तो यहाँ पे 2 हार्मोन ध्यान रखने, जिब्रेलिक अम्ल जो होता है डोरमेंसी को तोड़ने के लिए डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में जाना जाता है, और एब्सिसिक एसिड जो होता है डोरमेंसी प्रमोटर होता है, जो डोरमेंसी को बढ़ावा देता है, इट मीन जर्मिनेशन को कम करता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिक एंड द साइटोकाइनिन एंड काइटिन कैन बी यूज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द 100 to 1000 ppm टू ब्रेक द डोरमेंसी। यानी ये तीनों ही जो हार्मोन है जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन और काइनेटिन, इनको जो है 100 से 1000 ppm पर जो है सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है। सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें मोस्टली जो यूज आता है वो जिब्रेलिक एसिड आता है। इथ्रियल कैन बी यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन द कॉटन सीड। कपास के बीजों में,
कपास में सुषुप्तावस्था तोड़ने हेतु इथ्रेल को काम में लेते हैं, इथ्रेल को काम में लिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कपास में सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन को काम में लेते हैं, तो इथ्रेल को काम में लेते हैं। द डोरमेंसी इन द कॉटन सीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, ये कॉटन सीड कपास के बीजों के अंदर डोरमेंसी किसकी वजह से होती है, एबीए की वजह से होती है, जो उसके पेरिकार्ड के अंदर पाया जाता है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, केमिकली अपन जो है डोरमेंसी को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो KNO3 1 to 3% जो स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड फॉर द इमीडिएट डोरमेंसी ब्रोकर, यानी प्रबल सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला माना गया है, यानी ये जल्दी से सुषुप्तावस्था को दूर कर सकता है। KNO3 काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, केमिकल जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देन थायोयूरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता हो थायोयूरिया के 1% गोल का, एग्जाम में कई बार पूछ लेते कि थायोयूरिया के कितने % गोल को जो है आलू के अंदर सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम में लेते हैं, तो 1% गोल को काम में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड को भी जो है डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में जाना जाता है। ह्यूमिडिफिकेशन यानी नमी को जो है अपन कहें, नमी को जो है हटाना, नमी को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इन द स्टोरेज। भंडारण में नमी हटाना या नमी को कम करना, पानी की मात्रा को कम करना, उसको ही अपन डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। सिलिका जेल, इसके लिए जो यूज होता है वह सिलिका जेल, यानी भंडारण के अंदर जो है नमी को कम करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सिलिका जेल इज द मोस्ट कॉमन डेसिकेंट यूज एज द केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। इसकी वजह से भी सुषुप्तावस्था को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्लांट प्रोडक्ट, पादप उत्पाद ऐसे कौन से हैं जिनको सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए काम में लेंगे, तो स्ट्रीगोल जो है उसको प्रयोग किया जाता है, और ये नॉर्मली जो है जड़ों से प्राप्त होता है। अस्ट्राइगा नाम का जो परजीवी खरपतवार होता है, उसे जो है अपन स्ट्रीगोल प्राप्त करते हैं, और जो डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल आ रहा है वह KNO3 आ रहा है। देन थायोयूरिया का केस कई बार एग्जाम में आता है, पोटैटो के केस में। देन इसके अलावा डीह्यूमिडिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना, स्टोरेज से सिलिका जेल को प्रयोग करके। देन स्ट्रीगोल किससे प्राप्त करते हैं, स्ट्राइगा नामक परजीवी खरपतवार से प्राप्त करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन आता है इसके केस में बीजों के प्रकार, सीड कितने प्रकार के होते हैं, सीड के टाइप कौन कौन से, तो भंडारण या आयु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज और एज के आधार पर जो होते हैं बीज 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़िवादी बीज, ऑर्थोडॉक्स सीड, और अडियल बीज, रिकाल्सिट्रेंट सीड। रूढ़िवादी बीज यानी बीज की आयु जो होती है वह अधिक होती है, लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, और अडियल बीज जो होते हैं उनकी आयु जो होती है कम होती है, शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। इसमें कम नमी होती है, 5% पर भी भंडारित किया जा सकता है, सक्सेसफुली ड्राई एंड मॉइस्चर कंटेंट अप टू द 5%। इसमें 20 से 30% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट जो है इनके अंदर पाया जाता है, जबकि आपका रूढ़िवादी के अंदर जो फ्रीजिंग सहनशील होती है, टॉलरेट होती है। ऑर्थोडॉक्स सीड आर आल्सो नोन एज द डेसिकेंट टॉलरेंट सीड के नाम से भी इनको जाना जाता है। अडियल जो बीज होते हैं वो फ्रीजिंग ग्रसित होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एबल टू द सेंसिटिव टू द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के सेंसिटिव माने गए, इनको डेसिकेंट सेंसिटिव सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जितने भी अनाज है या लेग्यूम्स है, सीरियल्स और लेग्यूम्स है, नींबू, मिर्च, अमरूद के जो बीज हैं वह आपके जो है रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जाने जाते हैं, जबकि आपका रबड़ हो गया, चाय, आम, लीची, कटहल, नारियल, इन सभी का जो बीज है वह रिकाल्सिट्रेंट सीड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑर्थोडॉक्स सीड को जो है अपन लो मॉइस्चर कंटेंट पर भी रख सकते हैं, कम नमी पर भी जो है उसको भंडारित कर सकते हैं, लेकिन रिकाल्सिट्रेंट सीड के अंदर जो नमी होती है वो 20 से 30% होती है। और ऑर्थोडॉक्स सीड में के अंदर आपका सीरियल्स के सीड्स आते हैं, और आपके जो है रिकाल्सिट्रेंट सीड्स के अंदर जो है आपके मैंगो के सीड हो गए, आपके कॉफी के सीड हो गए, आपके रबड़ के सीड हो गए, ये या कोकोनट के सीड हो गए, वो आपके रिकाल्सिट्रेंट सीड के अंदर आते हैं, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके साथ ऑर्थोडॉक्स सीड लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, और ये जो अडियल जो सीड होते हैं वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, थोड़े समय के लिए ही जीवित रह पाते हैं। देन आता है इसके अंदर कि बीज वर्ष जो है वर्ल्ड सीड ईयर कब मनाया गया, 1961 के अंदर मनाया गया।
भारत जो है ISTA का सदस्य कब बना, 1961 के अंदर ही बना। ISTA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 1924 के अंदर स्टेब्लिश हुआ है। राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना न्यू दिल्ली में 7 नवंबर 1963 के अंदर की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। NSC जो है कब स्टेब्लिश किया गया, 1 नवंबर 1963 को अंदर स्टेब्लिश किया गया था। देन आता है बीज अधिनियम, सीड एक्ट कब आया या पार्लियामेंट के अंदर पास कब हुआ, 29 अक्टूबर 1966 के अंदर, 1966 के अंदर पास जो है पार्लियामेंट के अंदर आया था। देन इसको लागू किया गया 2 अक्टूबर 1969 के अंदर। ये दोनों ही केसेस आपको ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट में 1966 के अंदर आया और लागू किया गया 1969 के अंदर। देन सीड रूल कब बने, तो सीड रूल जो बने 1968 के अंदर बने, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है नेशनल सीड प्रोजेक्ट, जो है 1971 के अंदर आया। देन द सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1983 के अंदर सीड कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया था, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आता है फार्मर्स राइट एक्ट कब आया, 2001 के अंदर आया। पेटेंट एक्ट कब आया, 2002 के अंदर आया। नेशनल सीड पॉलिसी कब बनी, 2002 के अंदर बनी। सीड बिल कब बना, 2004 के अंदर बना। ये भी कुछ एक्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद PPVR and FR काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर बना रहता है। ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड द फार्मर्स राइट एक्ट, इस एक्ट के बारे में डिटेल से बात करें तो ये एक्ट जो आया 2001 के अंदर आया। पहली बात तो ये एक्ट कब आया, 2001 के अंदर आया। इसके नियम कब बने, इस एक्ट के नियम कब बने, 2003 के अंदर इस एक्ट के नियम बने। इसकी जो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी कब डेवलप की गई, तो 2005 के अंदर जो है इसकी अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया। देन इसका जो फर्स्ट सेट ऑफ द क्रॉप नोटिफिकेशन, क्रॉप का सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ, 2006 के अंदर जारी हुआ। देन इसमें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन क्रॉप का कब किया जाने लगा, 2007 के अंदर किया जाने लगा। तो इसमें से 3 जो ईयर हैं काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट ये एक्ट कब आया, नंबर सेकंड इसके नियम कब बने, नंबर थर्ड इसकी अथॉरिटी जो है कौन सी ईयर के अंदर स्टेब्लिश की गई। तो ये 3 ईयर जो है PPVR NFR के केस में आपको मालूम होना चाहिए, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सारा पॉइंट्स हो गया आपके सीड के बारे में। भाई बीज क्या है, बीज की क्लासेस कौन कौन सी है, उनके इंप्रूव्ड सीड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए जो है अपन को आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी है, हाइब्रिड या इंप्रूव्ड सीड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है, डोरमेंसी को किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स कौन कौन से, केमिकल मेथड्स कौन कौन से हैं, ये अपन ने देखा। कौन कौन से जो रूल्स है या एक्ट्स हैं जो सीड से रिलेटेड है, वो अपन ने सारी इस क्लास के अंदर देखा, जो आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है इसको। थैंक यू वेरी मच।